शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर का। हम आज थोड़ा सा लेट हो गए न्यूज़पेपर डालने में, थोड़ा बिजी हो गया था मैं। आज की पहली न्यूज़ हमारी है मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम से संबंधित। ठीक है, मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम, प्राइवेट फंड्स टू बी पार्ट ऑफ मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम। अब देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो पहले सरकार ही इसमें पार्टिसिपेट करती थी। आज के टाइम में सरकार ने ऐसा कर दिया है कि प्राइवेट कंपनियों को भी कह रही है कि आप आइए, इसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, और हमारा सहयोग दीजिए। तो सरकार जल्दी ही स्मारक मित्र योजना, मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम का एक नया संस्करण चालू करेगी। इसके अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, एएसआई के 1000 जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करने वाला है। लाइट एंड शो के अलावा बहुत सारी गतिविधियों को भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सचिव गोविंद मोहन ने कहा था कि 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो जाएगा। हमारा टारगेट था कि 500 साइटों के लिए हम जो है प्राइवेट फर्म्स को इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो स्मारक मित्र योजना है, कुछ साल पहले पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत चालू करी गई थी। इसमें रख रखाव मतलब मेंटेनेंस, इसके लिए इसके अलावा बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, उस टाइम में आप किसी एक साइट को ले सकते थे, गोद ले सकते थे। आप इस साइट को चिन्हित कर लिया और इसका हम देख रेख करेंगे। ठीक है, तो कुछ महीनों पहले स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है, ये जो नया संशोधन देखने को मिलेगा, जल्दी ही एक वेबसाइट के साथ में चालू हो जाएगा। ये योजना कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पर बेस्ड रहेगी। CSR हम किसको कहते हैं? जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, तो अब कंपनी जिस ज़मीन में अपना काम कर रही है, ठीक है, उस ज़मीन के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनकी भलाई के लिए भी उसको कुछ काम करना रहता है, लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करना रहता है, उसको ही हम जो है CSR कहते हैं। तो आप जितना भी लाभ कमा रहे हैं, उस लाभ का कुछ हिस्सा लोगों की भलाई के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बताया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा गया था कि लगभग 1000 मॉन्यूमेंट्स का मेंटेनेंस, लाइट एंड शो, इसके साथ साथ में इंटरप्रेजेंटेशन सेंटर चलाने के लिए निजी उद्योगों के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम है, इसके अंतर्गत जो हेरिटेज साइट को एडॉप्ट किया जाता है, फिर इसका मेंटेनेंस का काम किया जाता है। आज के टाइम में सरकार प्राइवेट फर्म्स को भी जो है पार्टिसिपेट करने वाली है, उनको जो है पार्टनर बनाना चाहती है। ठीक है, लगभग इसमें 1000 ASI के मॉन्यूमेंट शामिल होने वाले हैं। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैप वाले हिस्से को। तो मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं लीना रिवर के बारे में। ठीक है, ये जो लीना रिवर है, UPSC ने 2009 में इस रिवर से क्वेश्चन पूछा था। पार्टिकुलरली जो क्वेश्चन रहा था वो नदियों की लेंथ को लेकर के था। ठीक है, पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अमेजन, आमूर, कांगो, लीना। अब चूंकि हम सभी को पता है कि सबसे लंबी है नील नदी, नील नदी के बाद नंबर आता है अमेजन रिवर का, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो अमेजन रिवर हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आमूर और कांगो और लीना, इन तीनों नदियों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और थोड़ी सी जानकारी हमें होना ज़रूरी है कि कौन से महाद्वीप में ये रिवर पड़ती हैं, कौन से देश में ये रिवर फ्लो होती हैं, और कहाँ पर अपने पानी को प्रवाहित करती हैं, कहाँ से इनका उद्गम सोर्स है और कहाँ पर अपने पानी को ले जा करके छोड़ती हैं। तो ये जो लीना रिवर है ना, ये रूस का पठार से निकली है, ठीक है, और लेप्टोव सागर में अपने पानी को ले जा करके छोड़ती है। तो आप देख रहे हैं कि रसिया का ये हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। लेक बैकाल से ये होते हुए कहाँ जा रही है, सीधे अपने डायरेक्शन को कैसे कर लेती है, नॉर्थ की तरफ में। ठीक है, सीधे नॉर्थ की तरफ बढ़ी, फिर हल्का सा कट लगाते हुए किधर चले जाती, पूर्व की तरफ।
फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और सीधे सीधे नॉर्थ की तरफ में चले जाती है और आर्कटिक ओशियन में अपने पानी को गिराती है। कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं और हम देख रहे हैं कि लंबाई के हिसाब से यदि देखा जाए ना तो काफ़ी लंबाई इसकी हमें दिखाई दे रही है, इसीलिए इन नदियों के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया था। अब इसके बारे में कुछ हम बेसिक फैक्ट देखेंगे जो कि हमारी आने वाली तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से यदि हम तैयारी करें ना तो नॉर्मली जो चीज़ें पूछी जाती हैं मोटे मोटे तौर पर पूछी जाती हैं, सही जोड़ी के रूप में पूछी जाती हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन एकदम नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए लेकिन फिर भी हम अपने लेवल से यदि तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा हम डीपली तैयारी कर लेते ताकि हमारा फ्यूचर जो है सेफ रहे। इस हिसाब से हम लीना रिवर कहाँ से निकली है, कितने किलोमीटर की इसकी लंबाई है, कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, कौन कौन से इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लीना रिवर है ना, यह 11वें नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है पूरे विश्व भर में। ठीक है, ये बहती है लगभग 4400 किलोमीटर की डिस्टेंस में, जहाँ से ये निकली है बैकाल माउंटेन्स 7 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ द लेक बैकाल। ठीक है, यदि आप लेक बैकाल में खड़े हैं तो यहाँ से वेस्ट की तरफ में मस्त, ठीक है, वेस्ट की तरफ में आपको पश्चिम की तरफ में 7 किलोमीटर जाना है, जहाँ पर बैकाल माउंटेन्स है। यहीं से इसका उद्गम सोर्स माना जाता है और यहाँ से लेकर के जहाँ पर ये पानी अपना छोड़ रही है, कहाँ छोड़ रही है, आर्कटिक सागर, और आर्कटिक सागर में भी लेप्टोप सागर पड़ता है, तो यहाँ पर अपने पानी को गिराती है। यदि हम इसके ड्रेनेज बेसिन की बात करें तो ये रिवर करती है लगभग बहुत बड़े एरिया को ये कवर करती है। ठीक है, लगभग 24,90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर कर लेती है, इसका ड्रेनेज एरिया। ये जो लीना रिवर डेल्टा है ये लार्जेस्ट आर्कटिक डेल्टा माना जाता है पूरे विश्व भर में। इसका एरिया है 3200 स्क्वायर फीट का। सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं ना, लीना डेल्टा बताया गया है। यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा वाला जो हिस्सा है भूमि का ना, इस रिवर के किनारे किनारे वाला, ये प्रोटेक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ नेचर रिजर्व। इस रिवर के किनारे किनारे में आप जाएंगे जहाँ से ये बह रही है, इस एरिया को नेचर रिजर्व के रूप में प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे कि लीना डेल्टा नेचर रिजर्व, इसके अलावा द लीना पिलर्स, इसके अलावा है उस्ट लैंस की नेचर रिजर्व के रूप में बताया जा रहा है। यदि हम इसके नाम के ओरिजिन को लेकर के बात करें ना तो ये जो लीना रिवर है, ठीक है, ये लिया गया है लोकल वर्ड इल्यूएनी से, जिसका मतलब होता है लार्ज रिवर। तो संभवतः ये बताया जा रहा है कि इसको पहली बार एक्सप्लोर किया गया था किसके द्वारा, ट्रूप ऑफ रशियन, ट्रूप मतलब होता है दल, ठीक है, रशियन का दल था और ये लोग क्या थे, फर हंटर्स थे, जिसको लीड कर रहे थे डेमिट पांडेडा 17वीं नंबर की सेंचुरी में। इसके बाद दोस्तों हम सीधे चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख न्यूज़ को। ठीक है, तो पीआईबी की जो अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो बजट से रिलेटेड आई है। तो सबसे पहले हमें बजट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां होना चाहिए। ठीक है, बजट को सबसे पहले हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं, संविधान में इसका कहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के हिसाब से एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, एक साल के लिए हम इसको पेश करते हैं। बजट का मतलब ये है सरकार की इनकम कहाँ से होगी और सरकार कहाँ पर खर्चा करेगी, आय और व्यय का जो लेखा जोखा है उसको हम बजट बोलते हैं। ये एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति, जिसको इंग्लिश में हम रिसीप्ट कहते हैं, और व्यय जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसका एक डिटेल रहता है, जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति
कि हमारी अनुमानित प्राप्त हमारा जो अनुमान है कि इतने इतनी हमसे हमारी कमाई हो सकती है और हमारा जो खर्चा है वो इतना रहेगा। चालू वर्ष में 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को ये समाप्त हो जाता है। बजट में कौन कौन सी बिंदुओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान लगाया जाता है, कैसे करके हम जो है रिवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से साधन अपना सकते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडिचर का भी फॉरकास्टिंग किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा पिछली वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्ति और व्यय का विवरण देखा जाता है कि पिछले साल हमें हमारी कितनी कमाई हुई थी और कितना हमने खर्चा कर दिए हैं, और यदि हमें घाटा हुआ है तो घाटा का आखिर रीजन क्या है। आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति मतलब टैक्सेशन, इसके अलावा नई स्कीम की शुरुआत भी इसमें करी जाती है। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। कितने चरणों से संसद से गुजरता है ये? बजट को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाएगा, फिर आम चर्चा होगी, फिर विभागीय समिति इसकी जांच करेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो अनुदान मांग है उस पर वोटिंग होती है। इसके अलावा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, फिर वित्त विधेयक पारित किया जाता है, और वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का जो डिपार्टमेंट है बजट डिवीजन तैयार करने के लिए जिम्मेदार एक सेंट्रल बॉडी मानी जाती है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट साल 1947 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये है कुछ बेसिक बातें, जैसे कि बजट के कुछ संवैधानिक प्रावधान। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए आर्टिकल 112। इसका पूरा नाम क्या हो गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शॉर्टकट में इसको एएफएस हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से टाइम पीरियड तक इसको हम लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो 1 अप्रैल से चालू हो करके अगले वर्ष के 31 मार्च को ये समाप्त हो जाएगा। और ये तो प्रमुख बिंदु हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना है, और इसके ये जो 6 चरण हैं इनको भी हमें ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को कि इसमें आखिर बात क्या बताई जाती है, ठीक है। तो सरकार क्या है 2023-24 के लिए बजट अब प्रस्तुत करेगी। इसका अंतिम चरण चल रहा है, हलवा समारोह के साथ में इसकी शुरुआत हो गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 तैयार करने की जो प्रक्रिया है इसका अंतिम चरण चल रहा है। तो जो हलवा समारोह है ना, आज दोपहर नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री थे पंकज चौधरी। इसके अलावा डॉक्टर भागवत किशन राव, इसकी उपस्थिति में आयोजित किया गया था हलवा समारोह, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब इसका लास्ट वाला चरण चलता है ना तैयारी का इसके बाद हमें इसको प्रस्तुत करना है, तो सबसे पहले मुंह मीठा कराया जाता है, आप ये समझ सकते हैं। तो जो बजट तैयार करने की प्रक्रिया है उसको हम लॉक इन बोलते हैं। तो बजट तैयार करने की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल प्रथा के हिसाब से हम जो है हलवा समारोह आयोजित करते हैं। पिछले जो 2 केंद्रीय बजट थे, कौन कौन सा, इसके जो 2 साल बीते हैं बिना कागज के, ठीक है, बिना कागज के ही इनको प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए इस साल का जो 23-24 का बजट है ये कागज रहित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय बजट 23-24 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाना है। तो संविधानों के जो निर्देश होते हैं उसके अंतर्गत जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, सरकार का खर्चा और सरकार की आय, आमतौर पर इसको हम बजट के रूप में जानते हैं। अनुदान मांग, वित्त विधेयक समेत सभी 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज कहाँ पर मिल जाएंगे हमको? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि डिजिटल सुविधा के सरलतम रूप का यूज़ करके संसद के जो सांसद हैं और आम जनता आसानी से इन दस्तावेजों को देख सकेगी। इसके अलावा indiabudget.government.in पर जाकर के भी आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पद्म पुरस्कार से रिलेटेड, ठीक है। इस साल के पद्म पुरस्कारों के लिए घोषणा कर दी गई है, तो इसके बारे में पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 1954 में चालू करे गए थे, ठीक है। पद्म पुरस्कार में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
पद्म विभूषण सबसे ऊपर है, फिर पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 1978, ठीक है, 79, 93, 1978 और 79, इसके अलावा 93 से लेकर के 97 के दौरान, ठीक है, थोड़े से टाइम पीरियड में ये पुरस्कार प्रोवाइड नहीं करे गए थे। इन सब को छोड़ दें तो हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा करी जाती कि किन किन को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी 3 श्रेणियां निर्धारित करी गई हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो देखिए, इन पुरस्कारों को 1954 में आरंभ किया गया था और तब से इन्हें योग्य व्यक्तियों को उनके चुने हुए क्षेत्रों जैसे कि खेलकूद, कला, सामाजिक कार्य, नागरिक सेवा, साहित्य, शिक्षा, जन सामान्य कार्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, इनमें यदि उन्होंने कुछ योगदान दिया है तो इन सब के लिए जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इन विजेताओं के नामों की घोषणा करी जाती है हर साल 26 जनवरी के मौके पर, ठीक है। और ये डेट तो हम देख ही चुके हैं कि कब कब जो है ये पुरस्कार प्रोवाइड नहीं किए गए थे। पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड कई सारे नियम बनाए गए हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मुझे पद्मश्री मिल गया है, मतलब निम्न श्रेणी का पद्म पुरस्कार मुझे मिल चुका है, तो यदि मुझे पद्म भूषण मिलना है, ठीक है, तो उसे उच्चतम श्रेणी का पुरस्कार पिछले पुरस्कार की प्राप्ति के 5 वर्षों के उपरांत ही मिल सकता है। एक बार मुझे पद्मश्री मिल गया है तो मुझे 5 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा, ये इसका नियम है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि इनको हम जो है मरणोपरांत दिए जाते हैं, परंतु किसी विशेष योग्यता की स्थिति में अपवाद के तौर पर इसको दिए जाते हैं। भारत सरकार ने 3 इनकी श्रेणी बनाई है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये जो पद्म विभूषण होता है ना, एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड कैटेगरी में यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या है इंग्लिश में, एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। सेकंड नंबर पे आ जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। इसके अलावा विलक्षण सेवा के लिए, जो कि चतुर्थ श्रेणी का सम्मान आ जाता है, जिसको डिस्टिंग्विश्ड सर्विस बोलते हैं। तो सबसे ऊपर आ जाता है भारत रत्न, इसके बाद सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है तीसरे नंबर पर और पद्मश्री है चौथे नंबर पर, ठीक है। तो सबसे ऊपर आ जाता है कौन सा, भारत रत्न आता है, फिर सेकंड नंबर पर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और फिर पद्मश्री है। इसके अलावा भी कुछ कुछ नियम कानून यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, पुरस्कार समिति बनाई जाती है, ये समिति सिफारिशें करती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। एक साल में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों की टोटल जो संख्या है, मरणोपरांत पुरस्कारों और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को यदि हम छोड़ दें तो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है और ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। और नॉर्मली ये जो समारोह है ना, मार्च या फिर अप्रैल के महीने में आयोजित होता है। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर वाला हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, और उसके साइन रहते हैं, उसकी मुहर रहती, सील रहती है, एक सर्टिफिकेट रहता है और एक तमगा मतलब मेडल होता है। और प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संबंध में संक्षिप्त ब्यौरे वाली एक स्मारिका भी समारोह वाले दिन ही दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फेमस व्यक्ति हैं जिनको 2023 के लिए, ठीक है, 106 पद्म पुरस्कार की मंजूरी मिल गई है। पुरस्कार पाने वालों में से 19 महिलाएं हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल करके आता है, और 7 लोगों को मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। ये डाटा भी हमको याद रखना है, क्योंकि ये जो कुछ फिक्स वाली चीज़ें रहती हैं ना, अक्सर इनको ही पूछा जाता है, जैसे कि कितनी इसमें महिलाएं शामिल थी और कितने लोगों को मरणोपरांत इस बार ये सम्मान दिया गया। तो 7 लोगों को, और महिलाएं कितनी हैं, 19 महिलाएं हैं।
और टोटल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस महालनोबिस मरणोपरांत, बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत, उस्ताद जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 3 युगल मामलों में, ठीक है, 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दिया है। इसमें 6 हैं पद्म विभूषण, 9 हैं पद्म भूषण और 91 हैं पद्मश्री। 19 पुरस्कार जो हैं महिलाओं को दिए जाएंगे। और विदेशी सूची में कौन की श्रेणी में 2 और 7 लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे कि ये जो डेथ के बाद किनको किनको दिया गया है, मुलायम सिंह यादव, संगीतकार जाकिर हुसैन, दिवंगत ORS अग्रणी दिलीप महालनोबिस और S.M. कृष्णा, इनको जो है मरणोपरांत प्रोवाइड किया है। बाकी ये लिस्ट बहुत लंबी है, यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं। अब जैसे कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ना मुलायम सिंह यादव, ठीक है, संप्रग सरकार में विदेश मंत्री रह चुके S.M. कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन सहित 6 लोगों को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रोवाइड किया गया है। अब ये मात्र 6 लोग हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस से रिलेटेड। सबसे पहले इसकी हम हिस्ट्री देखेंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। इसी के 61वें नंबर का जो स्थापना दिवस था 25 जनवरी 2011, यहीं से हम जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और जो तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसकी शुरुआत करी थी। भारत का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय मतदान दिवस, जिसको हम नेशनल वोटर डे बोलते हैं, लोगों को अपने वोट के प्रति यहाँ पर जागरूक किया जाता है। इस बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो हर साल जो है मतदाता दिवस की एक थीम रहती है। 2023 का जो थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, ये थीम रखी गई है। और जो साल 2022 की थीम थी वो समावेशी सुगम सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर रखी गई थी। तो राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है इसका उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपने मतदान के प्रति जागरूक करना है, वोट का उन्हें महत्व बताना है कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो अच्छे आज के टाइम में जो विकसित देश है ना, वहाँ तक, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, इन देशों में लोगों ने वोटिंग के अधिकार पाने के लिए कितना संघर्ष किया है। अमेरिका में महिलाओं को लगभग 1920-21 में वोटिंग का अधिकार मिला था, तो वो लोग ही समझ सकते हैं कि वोटिंग की आखिर पावर क्या है। फ्रांस देश जैसे देशों की यदि हम बात कर लें तो वहाँ जो किसान लोग थे, किसानों का जो वर्ग था, गरीब वर्ग था, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। तो अब आप समझिए कि जब मैं वोट ही नहीं डालने जाऊंगा तो मैं किसको चुनूंगा? मेरे द्वारा जो चुने जाने वाला व्यक्ति, उसका कोई महत्व ही नहीं है यदि मैं वोट ही देने नहीं जाता हूं। तो सभी 18 साल के हो चुके वयस्क युवकों का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और अपने वोट के प्रति उन्हें जागरूक करना वोटर डे मनाने का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्री जगन्नाथ यात्रा से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई है और ये यहाँ से रवाना किया गया है। ट्रेन को श्री अश्विनी वैष्णव और श्री जी किशन रेड्डी के साथ श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। IRCTC 8 दिनों के स्पेशल जो विशेष भ्रमण पर भारत गौरव AC पर्यटक ट्रेन का संचालन कर रहा है। कितना दिन का पैकेज है ये? 8 दिनों का पैकेज है और ये जो है AC वाली टूरिज्म वाली ट्रेन है। ट्रेन दिल्ली से 10
थर्ड एसी क्लास कोच और 528 पर्यटकों के साथ में रवाना हुई थी। इसमें कितने डिब्बे हैं? 10 हैं थर्ड एसी वाले, और 528 व्यक्ति इसमें बैठे हुए थे। ये ट्रेन कोणार्क, भुवनेश्वर, काशी, बैद्यनाथ और गया के साथ पुरी में जगन्नाथ मंदिर की यात्रा इसका प्रमुख आकर्षण केंद्र रहेगा। इसमें हमें पेंट्री कार देखने को मिलती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके साथ साथ में सीसीटीवी कैमरे इसमें लगाए गए हैं। तो एक प्रकार से सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है, तो उसमें एक पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भारत के द्वारा जो है पर्यटक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ठीक है, इसमें जो पर्यटक यात्री हैं उनकी खास सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम वेटिकन सिटी से रिलेटेड देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से। तो ये जो वेटिकन सिटी इसका हम मैप देख रहे हैं, ये इटली है और ये है हमारा वेटिकन सिटी। यदि हम वेटिकन सिटी के पूर्वी हिस्से की तरफ में जाते हैं तो एड्रियाटिक सागर पड़ता है, और यदि हम इसके पश्चिम वाले तट की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ में जाएं यदि साउथ वाले हिस्से में, तो तेहरानियन सागर पड़ता है। अब ये जो वेटिकन सिटी है न्यूज़ में रही है क्योंकि यहाँ पर जो पोप हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है उस कानून का जो कि क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटी को। होमोसेक्सुअलिटी मतलब कि जो जैसे कि जो सेम जो दो लड़कों के द्वारा या फिर दो लड़कियों के द्वारा आपस में जो ठीक संबंध बनाए जाते हैं उसको होमोसेक्सुअलिटी कहा जाता है। तो इसको जो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है उसकी आलोचना करी गई है यहाँ के पोप के द्वारा। पोप फ्रांसिस ने क्रिटिसाइज किया है उस कानून को जो कि क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटी को एज अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है ठहराना, अन्यायपूर्ण। इस कानून को उन्होंने क्या कहा है? अन्यायपूर्ण कहा है, या फिर अन्यायी कहा है, या फिर न्याय विरुद्ध इन्होंने बताया है। उनका कहना है कि जो ईश्वर है ना वो सबको लव करते हैं, saying God loves all his children just as they are, and called on Catholic bishops who supported the laws to welcome LGBTQ। इसके अंतर्गत आ जाते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर पीपुल इनटू द चर्च। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इनकी तरफ से इन लोगों को कुछ सपोर्ट मिला है। जो पोप फ्रांसिस हैं उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है, ये स्वीकार किया है कि ये जो कैथोलिक बिशप्स हैं ना इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये सपोर्ट करते हैं इस लॉ को जो कि क्रिमिनलाइज कर रहा है होमोसेक्सुअलिटी को या फिर डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट द LGBTQ कम्युनिटी को। एंड ही हिमसेल्फ रिफर टू इशू इन टर्म ऑफ सिन। ठीक है, और ये क्या है? पाप है। लेकिन उन्होंने एट्रीब्यूट किया था, एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराया था इस प्रकार के एट्रीब्यूट्स को कल्चरल बैकग्राउंड के साथ में। एंड सेड बिशप्स इन पार्टिकुलर नीड टू अंडरगो ए प्रोसेस ऑफ चेंज टू रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ एवरीवन। उन्हें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है बिशपों को कि हमें जो है प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी को बनाए रखना जरूरी है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं न्यूजीलैंड से। जेसिंडा एर्डन ठीक है न्यूज़ में रही थी क्योंकि इन्होंने ठीक है मात्र 40 साल इनकी उम्र थी, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। उनका कहना था कि कुछ स्वास्थ्य कारणों से का जिक्र किया था जिसके चलते चलते वो अपने पद का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर सकती हैं। तो अब इनको रिप्लेस कर दिया है किसने? क्रिस हिपकिंस एज न्यूजीलैंड PM नए बन गए हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। तो काफ़ी सारे जो है लोग इकट्ठे हुए थे। जैकिंडा अर्डन की सराहना करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए क्योंकि उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के लिए न्यूजीलैंड की संसद छोड़ दिया था। इससे पहले कि क्रिस हिपकिंस ने तेजी से उनके प्रतिस्थापन के रूप में शपथ ले लिया था।
और बताया जा रहा है कि देखिए आने वाले जो चैलेंजेस हैं न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है, उसको लेकर के काफ़ी एनर्जाइज्ड हैं, एक्साइटेड हैं, ऐसा उनका कहना था, ठीक है, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे उस टाइम में। इसके बाद हम एक स्टडी को देखने वाले हैं जिसके अंतर्गत अर्थ का जो इनर कोर है ना, वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, स्लोली स्लोली, ऐसा स्टडी में पाया गया है। ठीक है, पृथ्वी का जो इनर कोर है जो कि हॉट आयरन बाइल के साइज का है, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जाता है कि अर्थ का जो कोर है पृथ्वी का, जिसको हम आंतरिक कोर बोलते हैं, प्लूटो के आकार का एक गर्म लोहे का गोला है। साइज की तुलना हम किससे कर रहे हैं? प्लूटो से कर रहे हैं। हैज स्टॉप्ड स्पिनिंग फास्टर देन प्लैनेट्स सरफेस। प्लैनेट का जो सरफेस है और इसका जो इंटरनल कोर है, दोनों की यदि हम तुलना करें ना, तो ऊपरी सतह फास्टर स्पिनिंग कर रही है एंड माइट नाउ बी रोटेटिंग स्लोअर देन इट, रिसर्च सजेस्टेड ऑन मंडे। तो यहाँ पर हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि हम जिस सतह पर रहते हैं उससे लगभग 5000 किलोमीटर नीचे, ठीक है, ये ग्रह के भीतर का भी ग्रह, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्लैनेट विथ इन द प्लैनेट कैन स्पिन इंडिपेंडेंटली बिकॉज इट फ्लोस इन द लिक्विड मेटल आउटर कोर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तरल धातु के बाहरी कोर में तैरते रहता है। नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित नए शोध ने पिछले 6 दशकों में बार बार आने वाले भूकंपों से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण किया था। अध्ययन के लेखकों में कौन है? चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय के सियो ओडांग सोंग और यी यांग ने कहा है कि हम मानते हैं कि आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह के सापेक्ष आगे और पीछे झूले की तरह कैसा करता है? घूमते रहता है। 1970 के दशक की शुरुआत में आंतरिक कोर बाकी ग्रह की तुलना में थोड़ा तेजी से घूमने लगा है, लेकिन 2009 के आसपास पृथ्वी के घूमने के साथ तालमेल बिठाने से पहले ही ये धीमा हो रहा था, ऐसा यहाँ पर स्टडी में सामने आया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कि हम कैसे करके डॉलर की जो हेजेमनी है उसको रोक सकते हैं, उसका जो बढ़ता प्रभुत्व है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि डॉलर की व्यापार करने से रिलेटेड बहुत सारे जो सैंक्शन है रसिया के ऊपर लगाए गए थे, उसको मना कर दिया गया था कि अब जो है आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ में इंडिया और डॉलर की तुलना करें, भारतीय रुपया और डॉलर की तुलना करें, तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। $1 के बदले आज हमें 80 रुपया 70 रुपया खर्च करने पड़ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना है कि डॉलर और रुपया दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, ये निर्धारित कैसे होता है। तो किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा रहती है ना, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। जिस करेंसी की डिमांड कम होती है उसकी कीमत कम होती है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। करेंसी की कीमत को तय करने का दूसरा तरीका रहता है जिसको हम पैक्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें एक देश की सरकार किसी दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की करेंसी की कीमत को फिक्स कर देती है। ये आमतौर पर व्यापार बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर नेपाल ने भारत के साथ फिक्स्ड पेग एक्सचेंज रेट अपनाया है, इसलिए एक भारतीय रुपये की कीमत नेपाल में 1.6 नेपाली रुपया है। नेपाल के अलावा मिडल ईस्ट के कई देशों ने भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अपनाया है। तो किसी करेंसी की डिमांड कम और ज़्यादा कैसी होती है? डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कारोबार डॉलर में ही हो रहा है। हम जो सामान विदेश से मंगवा रहे हैं उसके बदले हमें डॉलर देना पड़ता है, और जब हम बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। अभी जो हालात हैं उसमें हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा डॉलर दूसरे देशों को दे रहे हैं और हमें कम डॉलर मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दुनिया को हम सामान कम बेच रहे हैं और ज़्यादा खरीद रहे हैं।
इसके बाद हमें समझना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आखिर क्या होता है। आसान शब्दों में यदि कहें तो फॉरेन एक्सचेंज एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है जहां दुनिया भर की मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं। ये जो मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज होता है। यहाँ एक निश्चित रेट पर करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदी या फिर बेची जाती है। दोनों करेंसी जिस भाव पर खरीदी और बेची जा रही हैं उसे ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये एक्सचेंज रेट मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के हिसाब से घटते बढ़ते रहता है। फिर करेंसी का डिवैल्यूशन डिप्रिएशन होते रहता है। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे करके इसका अवमूल्यन होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आगे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है डॉलर की हेजेमनी को हम कैसे करके समाप्त कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो क्या काम कर रहे हैं, अपनी अपनी लोकल मुद्रा में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। रसिया ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा है कि मेरी जो लोकल मुद्रा है उसमें ट्रेड हो। ठीक है, हमें डॉलर के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना है। उसी के ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया है और कैसे करके हम लड़ाई लड़ सकते हैं, डॉलर की जो डोमिनेंस बढ़ते जा रही है उसी के ऊपर मेनली ये फोकस करता है। तो डॉलर के आधिपत्य का हम कैसे करके मुकाबला कर सकते हैं। अब एक फैक्ट है कि जो मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम है इस फास्ट अनफोल्डिंग इज रेनफोर्स्ड बाय क्लियर ट्रेंड इन पॉलीसेंट्रिक ग्लोबल जियोइकोनॉमिक्स। बहुध्रुवी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली तेजी से हमारे सामने आ रही है। बहुकेंद्रित वैश्विक भू अर्थशास्त्र में स्पष्ट प्रवृत्तियों को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है वो पॉलीसेंट्रिक होते जा रही है। देयर इज सिग्निफिकेंट ट्रेड विद इन द ग्लोबल साउथ। ठीक है, हम देखते हैं कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रेड हो रहा है ग्लोबल साउथ वाले हिस्से की तरफ में। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट देखने को मिल रहे हैं, ट्रेड हो रहा है नेशनल करेंसीज में। इसका मतलब जो है हम डॉलर को बाईपास कर दे रहे हैं। ये जो स्टेप्स हैं टुवर्ड्स ट्रेडिंग ऑयल, ट्रेडिंग गैस, ठीक है, नेशनल करेंसी में इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम डॉलर को बाईपास कर रहे हैं। इस प्रकार का जो प्रमोशन है, ठीक है, इस प्रकार के अरेंजमेंट के द्वारा कैसे संभव हो रहा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से संभव हो पा रहा। क्षेत्रीय जो संगठन बनाए गए हैं उनके माध्यम से एक देश दूसरे देश को समझता है, बैठक में पार्टिसिपेट करता है और इसके बाद कदम उठाता है। इसके साथ साथ में कुछ जो है स्पेशल अकाउंट सेटअप करे गए हैं इंटरनेशनलाइजिंग नेशनल करेंसीज को लेकर के, एंड द सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारी की सारी बातें हैं। तो बताया जा रहा है, तो क्या डॉलर के आधिपत्य को चुनौती दी जा सकती है? इज दिस मल्टीपोलारिटी इरिवर्सिबल? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बताया जाता है कि देखिए वेस्ट के अलावा जो भी कंट्रीज हैं, वेस्ट का मतलब यहाँ पर जो है यूरोपियन कंट्रीज, इसके अलावा अमेरिका हो गए, कंट्रीज आउटसाइड द वेस्ट, उनका क्या कहना है? ये हम जो है ऑपरेटिंग कर रहे हैं कहाँ पर? मल्टीपोलर सिस्टम में। मल्टीपोलर सिस्टम का मतलब ये है कि कोई एक देश की मुद्रा मजबूत नहीं होना चाहिए। हम डेवलप कर रहे हैं कुछ ऐसे मैकेनिज्म जो कि करेंसी एक्सचेंज का अल्टरनेट बन जाएगा। इसके माध्यम से डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है और उसका जो खतरा है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम बात कर लें चाइना के खिलाफ में जो ट्रेड वार चल रहा है 2018 से ही, हैव सेट चाइना ऑन दिस पाथ। चाइना सबसे पहले इस रास्ते को पकड़ा था। इसके बाद रसिया यूक्रेन का वार हो गया। इसी के चलते चलते हेस्टन मतलब होता है तेज हो जाना, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है हेस्टन। द रसिया यूक्रेन वार हैज हेस्टन दिस डेवलपमेंट सिंस रसिया ट्रेड्स ऑयल एंड कमोडिटीज इन रूबल। रसिया कह रहा है यदि आप हमसे जो है तेल और गैस खरीदना चाहते हैं तो आप जो है ट्रेड रूबल में करिए,
डॉलर में मत करिए। इसके अलावा नेशनल करेंसीज में इन ए मॉडल सिमिलर टू द रूपी रूबल ट्रेड ऑफ अर्लियर ईयर। ऐसा नहीं है कि अभी अभी ये चालू हुआ है, पहले भी रसिया के साथ हम ऐसा कर चुके हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के बात कही जाती है, ठीक है। यदि हम चाहते हैं कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनमें हमें जो है अनइक्वल ग्रोथ देखने को मिल रही है, इज़ द बेस फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, और यही बात तय कर देती है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है अलग अलग देश में। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है कंबाइंड जीडीपी ऑफ चाइना, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ईरान एंड टर्की एक्सीड्स दैट ऑफ G7। ये सब लोगों की जो जीडीपी है ना, मिला देंगे तो G7 से कहीं ज़्यादा हो जा रही है। इंटर एशियन कंजप्शन की बात करें, ठीक है, इंटर एशियन जो कंजप्शन है ना वो हाई लेवल पर चल रहा है। यहाँ पर हमको जो है ट्रेड भी हाई देखने को मिला है एशियन कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया का जो ट्रेड है एशियन कंट्रीज़ के साथ में वो काफ़ी हायर है यदि हम वेस्ट की तुलना करें तो। चाइना का जो ट्रेड है एशियन कंट्रीज़ के साथ में मोर देन डबल्ड इन लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में ही चाइना का जो ट्रेड है डबल हो गया है। मतलब कि वेस्ट के साथ में कम ट्रेड कर रहा है, एशिया में ही चाइना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, वो भी डबल हो गया है। यूएई, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ये ट्रेड कर रहे हैं लोकल करेंसीज में अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ में। इसके अलावा जो बायलैटरल करेंसी स्वैप्स की फैसिलिटी है एशियन आसियान कंट्रीज़ के साथ में, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ये कितना ट्रेड हो रहा है इसका 380 बिलियन डॉलर का, और बढ़ते भी जा रहा है। सिमिलरली यदि हम बात कर लें साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है, साउथ अफ्रीकन जो रैंड है इसका यूज़ किया जा रहा है कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अलावा जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है ना ये मूव कर रही हैं टुवार्ड ग्रेटर इंटर रीजनल ट्रेड की तरफ में। और जब ये जो रीजनल ट्रेड होगा ना तो आप समझ लीजिए ये डॉलर में ट्रेड करेंगे तो इनको नुकसान होगा, लेकिन इनको फ़ायदा कब होगा जब ये जो है अपनी लोकल करेंसी की तरफ में बढ़ते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं ये जो डॉलर है ना इसका जो एक्सचेंज रेट है बहुत हाई रहता है। इमर्जिंग इकोनॉमीज हैव इनिशिएटेड ट्रेड इन नेशनल करेंसीज बाईपासिंग देयर डॉलर। इसी के चलते चलते तो जो लोकल ट्रेड हो रहा है ना उसने बाईपास कर दिया है डॉलर को। एशियन सेंट्रल बैंक्स के पास में 400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा क्या है लोकल करेंसी स्वैप लाइंस है एंड ट्रेड अमंगस्ट देमसेल्व्स, और ये आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं। 2019 से ही आप देख लोगे ना तो इंडिया पे कर रहा है रसिया को फ्यूल के लिए, ऑयल के लिए, मिनरल्स के लिए, और इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक डिफेंस इंपोर्ट हैं रुपी ऑन एन इनफॉर्मल बेसिस। इनफॉर्मल बेसिस पे हम क्या काम कर रहे हैं, रुपया में सौदा कर लेते हैं रसिया से। इट हैज़ वर्कड आउट लोकल करेंसी ट्रेड विथ यूएई। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं, देखिए इंडिया ने काम करा है लोकल करेंसी ट्रेड किसके साथ में, यूएई, जापान, टर्की, कोरिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ में। फिर जुलाई 2022 में क्या हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनवील्ड किया था। अनवील्ड करने का क्या मतलब होता है, अनवील्ड का मतलब होता है अनावरण करना एक रुपी सेटलमेंट सिस्टम को, किसके लिए, इंटरनेशनल व्यापार के लिए। यहाँ पर अलाउ किया गया है स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट इन डेजिग्नेटेड इंडियन बैंक्स, ए स्टेप टुवार्ड्स इंटरनेशनलाइजिंग द रुपी। यहाँ पर आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया था और ये न्यूज़ में भी काफ़ी आया था, ठीक है, जिसके माध्यम से हम कैसे करके हमारे रुपया को इंटरनेशनल तौर पर उभार सकते हैं। इसके लिए स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट जो है डेजिग्नेट इंडियन बैंक्स में खोले गए थे। जैसे कि रसिया इंडिया के किसी बैंक में अपना पैसा डालते जाएगा,
ठीक है, और फिर उसी बैंक के माध्यम से वो ट्रेड करेगा। ऐसे कोई डेजिग्नेटेड बैंक जो है हमारे द्वारा तय कर दिए गए थे। चाइना ने डेवलप किया है रेनमिंब 2015 में। रेन मिनबी क्या तैयार किया था उसने? रेन मिनबी 2015 में। और उसने ऑफर दिया था और क्लियर एंड क्लियरिंग सेटलमेंट सर्विसेज फॉर पार्टिसिपेंट इन क्रॉस बॉर्डर युआन पेमेंट्स एंड ट्रेड। 2015 में क्या काम किया गया चाइना के द्वारा? रेन मिनबी विकसित किया गया और सीमा पर युआन भुगतान और व्यापार में प्रतिभागियों के लिए समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है? सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। क्रॉस बॉर्डर युआन पेमेंट, जैसे कि चाइना से बाहर यदि ट्रेड हो रहा है तो उसके लिए जो है युआन में पेमेंट होगी, युआन के माध्यम से ट्रेड किया जाएगा। ये जो युआन है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो युआन है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे मुद्रा टोकरी में विशेष अधिकार दे दिया है। रूसी बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए चीन स्थित क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक भुगतान प्रणाली का यूज चालू कर दिया है, क्योंकि वे स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से बाहर हो गया है। तो रशियन बैंक क्या काम कर रहे हैं? इन्होंने चालू कर दिया है चाइना बेस्ड क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। ठीक है, यदि रसिया को इंटरनेशनल तौर से कहीं पैसे भेजना है तो पहले स्विफ्ट सिस्टम था। आज के टाइम में क्या हो गया है, वो किसका यूज़ कर रहा है? चाइना बेस्ड क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम का। क्योंकि जो नए नए सैंक्शन लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, तो उसको स्विफ्ट की सुविधा से बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा ब्रिक्स का जो नया न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये इनक्रेज करता है ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, किसमें? नेशनल करेंसी में। ठीक है, और इसमें क्या किया जा रहा है? डिसबर्सिंग अप टू 50% ऑफ इट्स लोन इन नेशनल करेंसी सिंस 2015। तो ये जो नेशनल बैंक है ना, लगभग 50% पैसा जो है नेशनल लोकल करेंसी में ही बांट रहा है 2015 से ही। इसके अलावा भी कुछ जो अदर रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड पार्टनर कंट्रीज ऑफ द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर, ये सेटअप कर रहे हैं कुछ प्रोसेस को, ताकि ये कंडक्ट करा सकें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सेटलमेंट इन नेशनल करेंसीज। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए कॉमन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर and connecting national payment for the transmission of financial information is being put in place। मतलब अभी ये जो सारी चीज़ें हैं अभी रास्ते में हैं, जिसके अंतर्गत ये है जो है क्रिएट करेंगे कॉमन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, कनेक्ट करेंगे नेशनल सिस्टम को, ताकि ट्रांसमिशन किया जा सके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह। सीरियस चैलेंज टू द petrodollar। Serious challenges to petrodollars comes from move to trade oil and gas outside the dollar zone। अब यहाँ पर बताया जा रहा है पेट्रोडॉलर के लिए एक गंभीर चुनौती है डॉलर क्षेत्र के बाहर तेल और गैस के व्यापार की चाल से। ये कदम डॉलर के एकाधिकार में कटौती कर सकता है, जो कि 1970 के दशक से अमेरिका के पास में है, जबकि रूस, भारत, चीन, वेनेजुएला और ईरान जैसे कई तेल उत्पादकों, रिफाइनरों, खरीदारों ने राष्ट्रीय मुद्राओं में हाइड्रोकार्बन का व्यापार चालू कर दिया है। इस प्रक्रिया को अभी पूरी ताकत हासिल करना बाकी है। भारत के वेस्ट्रो खाते रूसी कच्चे तेल के लिए रुपए के भुगतान को सक्षम बना दिए हैं। और जैसा कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने क्या कहा था कि भारत फॉरेक्स आउटगो में हर महीने $4 बिलियन तक की बचत कर सकता है इसके माध्यम से। इसके अलावा चीन 2020 से ही रूसी तेल के लिए युआन रूबल मार्क का यूज़ कर रहा है। चीन युआन में तेल व्यापार करने के लिए सऊदी अरब और खाड़ी देशों के साथ में भी बातचीत कर रहा है। इस प्रकार से तो इंडिया को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए और चाइना की तरह कुछ कदम हमें उठाने की ज़रूरत है।
लेकिन अब यहाँ पर हम सारांश की यदि हम बात कर लेना, तो ये सारे जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं इसका आखिर मतलब क्या है। पहली बात तो ये है, इस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही, इस प्रकार के प्रयास करे जा रहे हैं। देयर इज नो मूव टू आर डी डॉलराइजेशन, लेकिन आप जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। द चैलेंज फॉर नेशनल करेंसीज, किसी भी देश की राष्ट्रीय करेंसी के साथ में कौन सा बड़ा चैलेंज है, दीज आर नॉट फुली कन्वर्टिबल। हमारा जो भारत का रुपया है वो पूरी तरह से हम उसको कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं फॉरेन करेंसीज में, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। इस प्रकार मतलब कि हम अल्टरनेट जो सिस्टम है ट्रेड का वो विकसित कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मल्टीपल करेंसी सर्कुलेशन सिस्टम हम लेकर के आ रहे हैं, इसके बावजूद भी डॉलर जो है अभी भी डोमिनेट कर रहा है। फर्दर रॉकिंग द डॉलर बोट विल एक्सपोज दीज करेंसीज दैट हैव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एज रिजर्व करेंसी। जिसके पास में, जिसकी जेब में ढेरों डॉलर रखी हुई हैं, ठीक है, तो वो जो है जरूर जो है आपकी नाव को हिला कर रख देगा। सेकंड नंबर की बात ये है, ये जो डॉलर है ना लगभग 60% ऑफ द ग्लोबल करेंसी का हिस्सा है। यूरो है 20% एंड द येन है 5.8% एंड द युआन इज 3%। ग्लोबल करेंसी जितनी भी है उसका इतना इतना परसेंट हिस्सेदारी ये रखती है। यदि हम चाहते हैं कि अल्टरनेट सिस्टम बनाएं और वो ऑपरेशनल हो, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है लॉन्गर और सस्टेनेबल इफोर्ट की। तीसरे नंबर की बात ये है, जो डाइवर्सिफिकेशन है किसका, नेशनल करेंसी का, इन ट्रेड इज इंक्रीजिंग। नेशनल करेंसी का जो ट्रेड हो रहा है वो भी हमें डाइवर्सिफिकेशन के रूप में दिखाई दे रहा है। ट्रेड एंड बाइंग फूड एंड ऑयल इन नेशनल करेंसीज गिव्स कंट्रीज आउटसाइड द कलेक्टिव वेस्ट ऑप्शन दैट आर नॉट अवेलेबल अर्लियर। पहले जो ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं थे वो हमें आज अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हमें फूड मंगवाना हो, चाहे ऑयल मंगवाना हो, तो नेशनल करेंसी इसमें अभी थोड़ा संभव हो पा रहा है। इन द कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, समकालीन। इन द कंटेम्प्रेरी, यहाँ ये वर्ड यूज़ किया गया है कंटेम्प्रेरी। इन द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम, नेशन स्टेट ऑफ द ग्लोबल साउथ आर डिटरमाइंड टू चूज देयर ओन एलाइज। आप एक काम करिए, आप अपने हिसाब से ही अपने एलाइज चूज करिए, आपको अपने करेंसी में यदि ट्रेड करना है। इन दिस इन्वायरमेंट जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स आर मर्जिंग। इसके माध्यम से जो देश है ना आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। इन दिस इन्वायरमेंट जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल आर emerging and new supply chain and alternate currency chains are enabling multiple circulation system. This is material basis of the multipolar system. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे करके डॉलर की हेजीमनी को हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है ना, वो इंडिया की तरफ से जो जजमेंट लिया गया है कि हम सेंसरशिप लगाएंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ठीक है, तो उसको हमारे देश में प्रसारित होने से रोक दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में हमने देखे हैं अभी तो जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने की खबर आ रही थी, तो किस प्रकार से वहाँ पर बिजली काट दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी की घटनाएं हमको देखने को मिली थी, तो उसी को लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। तो सब कुछ कानून में, एक ही कानून में आईटी नियमों का जो क्रमिक और कठोर विस्तार हुआ है, जिससे ये पूछा जा सकता है कि डिजिटल और लोकतांत्रिक भारत में मुक्त बहस और अभिव्यक्ति अब कहाँ पर बची है या कहाँ पर खड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्लॉक कर दिया है 50 से भी ज़्यादा ट्वीट्स को ट्विटर के ऊपर दैट कैरीड ए लिंक टू बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जो कि लिंक थे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इन ऑर्डर ऑन जनवरी 20, 2023।
गवर्नमेंट ने यूज़ किया था इमरजेंसी पावर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 सेक्शन 69 ने दोनों का उपयोग कर ली है और सरकार ने इसको ब्लॉक कर दी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी इसने इस्तेमाल कर लिया है टू डायरेक्ट ट्विटर एंड यूट्यूब टू डिसेबल एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट्री विद इन इंडिया एंड प्रिवेंट इट्स री अपलोड। ये जो 2-3 नियम सरकार लेकर के आई थी ना, जिसमें अपने आप को सरकार ने बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली है। इस प्रकार के जो ट्विटर हैं, यूट्यूब हैं, इनके ऊपर उसकी पकड़ मजबूत हो गई है। वो क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, अब ये उसके हाथ में चला गया है। और इसी पावर का उपयोग करते हुए उसने क्या काम करी है कि आप जो है इसको री अपलोड नहीं कर सकते, आप जो है इसको शो नहीं कर सकते हैं, ऐसी पावर का इस्तेमाल किया गया है। Limited information about the blockage is available, coming primarily from statement made by official and reporting by Twitter to the Lumen database that tracks takedown request. There are concern over natural justice, the constitutionality of the direction, and how the IT rules that are a perpetual state of proposed amendment. बताया जा रहा है कि हम देख रहे हैं प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जो जस्टिस है, दिशा की संवैधानिकता और जो प्रस्तावित संशोधनों की एक सतत स्थिति है, आईटी नियम कैसे हैं, यहाँ पर कुछ चिंताएं हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है अपारदर्शिता और सुपरसीड्स नेचुरल जस्टिस, अपारदर्शिता प्राकृतिक न्याय का स्थान ले ली है। किसी भी पब्लिक लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, वो है नेचुरल जस्टिस। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाती है कि सार्वजनिक जो कानून होता है, यहाँ पर जो नेचुरल न्याय है इसका एक मूलभूत सिद्धांत होता है। जैसे कि नेचुरल जस्टिस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल माना जाता है पब्लिक लॉ का, वो कब होता है? व्हेन डिसीजंस affect fundamental right such as the freedom of speech। नेचुरल जस्टिस कब प्रभावित होगा हमारा? जब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस चल रहा था किसके किसके बीच में, उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का जो केस चल रहा था यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था कि द राइट टू रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, रिसीव करना और प्रदान करना इंफॉर्मेशन, ये इम्प्लिसिट इन फ्री स्पीच। इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित होना, फ्री स्पीच में ही निहित होता है कि हम जो है रिसीव कर सकते हैं, हम जो है प्रदान कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। इसीलिए यदि किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन जो होता है कैसा, ऑर्डिनरली मतलब सामान्य रूप से, इशू ए शो कास्ट नोटिस। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी प्रतिबंध को सामान्य रूप से कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। लेखक को बचाव का अवसर आपको प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से किए गए आदेशों में कारणों को रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा। कारण प्रदान करने से लेखक या प्रकाशक के साथ साथ सूचना प्राप्त करने वाले को न्यायिक उपचार प्राप्त करने और संवैधानिक रूप से अनुमत सेंसरशिप के लिए जांच के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलती है। तो फिर आपने जो 45 लोगों के जो ट्वीट ब्लॉक किए थे उनका क्या हुआ? वर दे प्रोवाइडेड ए चांस फॉर हियरिंग, क्या आपने सुनवाई के लिए कोई मौका छोड़ा उनको, या फिर क्या आपने जो ब्लॉकिंग का ऑर्डर दिया उसकी कोई आपने कॉपी दिए हो? हैज़ इट बीन मेड पब्लिक, क्या आपने इसको सार्वजनिक किया है? इसका आंसर है नहीं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरह की प्रथा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है। ये जो प्रैक्टिस हम देखने को मिली है, ये एक जो डिसीजन आया था उसके विपरीत में। इस मामले में ये सही ठहराया गया कि जो धारा 69A के अंतर्गत है ब्लॉकिंग की जो पावर है, इस तरह के ब्लॉकिंग आर्डर में कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
ताकि उन्हें एक रिट याचिका में चुनौती दिया जा सके, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। और इसीलिए कहते हैं कि आखिर ट्विटर ने क्यों अप्रोच किया था हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। दिस इज आल्सो वाई मूवी क्रिटिक तनुल ठाकुर हुज हिस्टेरिकल वेबसाइट वाज ब्लॉक, उसकी एक वेबसाइट थी जिसको ब्लॉक कर दिया गया था, ये अप्रोच किया था हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड वाज एबल टू ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ द ब्लॉकिंग ऑर्डर की कॉपी इसको मिल पाई थी। मतलब यदि मुझे रीजन जानना है तो मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। Instead, press releases are selectively issued instead of disclosing the text of order. प्रेस रिलीज आप जारी कर देते हैं, ठीक है, कि अपने मुख से ही बता देते हैं कि ऐसी से ऐसी बात है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पारदर्शिता हमें क्लियर नहीं हो पाती है। इसके अलावा जिस हिसाब से आपने ब्लॉक किए हो ना ट्वीट्स को, ट्विटर को, ठीक, इसके अलावा आपने पावर ले लिया हो कि हम जो है इसको प्रसारित नहीं करेंगे, तो ये जो ब्लॉकिंग की पावर है ना कहाँ से ली गई है? रूल 16(3) IT रूल्स, इसके अलावा सेक्शन 69A ऑफ द